हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो सेशन में। तो हमारी आज की वीडियो में हम दिसंबर के वीक नंबर 3 में बनने वाले आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो जनवरी 2025 से लेकर अभी दिसंबर 2025 तक आपका कंप्लीट वीकली डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए फिर इस सप्ताह नंबर 3 ऑफ दिसंबर 2025 को भी खत्म करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। कमेंट्स वगैरह जरूर कीजिएगा सो दैट के आप लोगों के जो भी क्वेरीज हो उनके मैं रिप्लाई कर पाऊं। पहला सवाल पूछता है एनएसआईएल विच स्टैंड्स फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच डिपार्टमेंट। ये एनएसआईएल किस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो होता क्या है ना, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं ना, ये इसरो का एक कमर्शियल आर्म है जो कि इंडियन स्पेस जो टेक्नोलॉजी होती है उनको इंडस्ट्रीज तक लेकर जाने का काम करता है। तो हाल ही में हुआ क्या, ये जो एनएसआईएल है ना, इसने 70 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स को साइन किया है। तो इसलिए आपका चर्चा में था। तो आपको ये क्लियर है ना कि ये क्या है, ये इसरो का एक कमर्शियल आर्म है जो कि इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज तक ले जाने का काम करता है। की फैक्ट्स हमसे पूछें तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको कब इनकॉर्पोरेट करा गया। तो 6 मार्च 2019 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और डीओएस के अंतर्गत ये काम करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो जो भी स्पेस की टेक्नोलॉजी होती है उनका कमर्शियल यूज करना या फिर इंडस्ट्री इसरो कोलैबोरेशन को सामने लेकर आना, जो लॉन्च सर्विसेज होती हैं या फिर सैटेलाइट सर्विसेज होती हैं, उसमें इस एनएसआईएल का रोल रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक स्नेक का नाम चर्चा में था जिसका नाम है शील्ड टेल स्नेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन। ये एक नाम है जिसका नाम है शील्ड टेल सांप, जो हाल ही में समाचारों में था, वो किस क्षेत्र का एंडेमिक यानी कि स्थानिक है? तो चर्चा में क्यों है? इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखिएगा, राइनोफिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइनोफिस, एंड देन बाद में भी कुछ है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस साइंटिफिक नेम के एक नए शील्ड टेल जो स्नेक है उस स्पीशी के बारे में हाल ही में चर्चा हुई, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो आपका सुरुवनी की पहाड़ियां पड़ती है ना, वहां पर इसको डिस्कवर करा गया। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई कहाँ का एंडेमिक यानी कि स्थानिक है, तो ये इंडिया और श्रीलंका का स्थानिक है। अभी हाल ही में वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्पॉट करा गया है। जहरीला नहीं होता है, नॉन वेनेमस स्नेक्स होता है, चर्चित आपका विषय बन जाता है। नेक्स्ट एक पोर्टल का नाम दिया गया है जिसका नाम है संपन्न पोर्टल। बताइए कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत फंक्शन करता है? तो हुआ क्या ना, ये जो संपन्न पोर्टल है ये एक डिजिटल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो यू नो डीओटी डिपार्टमेंट जो होता है, जो पेंशनर्स के लिए यूज होता है, उसके लिए काम करता है। तो जो एमटीएनएल एम्प्लॉयज थे ना, उनको नवंबर 2025 से फुली डिजिटली पेंशन्स को प्रोसेसिंग आपके इसी संपन्न पोर्टल से प्रोवाइड करी जाएगी। तो डीओटी हो या फिर एमटीएनएल पेंशनर्स हो, उनके लिए ये आपका काम करता है। फुल फॉर्म क्या हो गया? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशनर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है द स्वास्थ्य पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्वास्थ्य पोर्टल किस केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है? अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जी एक नाम, क्या नाम है? मतलब एक तो ये स्वास्थ्य पोर्टल का नाम याद रखिएगा आप। इसकी संबंधित जानकारी वो कैसे पूछ लेंगे कि भाई स्वास्थ्य पोर्टल एक ट्राइबल पॉपुलेशन का हेल्थ और न्यूट्रिशन डेटा को एक जगह दिखाने का काम करता है। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि जो एआई एनालिटिक्स है
या जो नेशनल हेल्थ डेटाबेस है उसको इंटीग्रेट नहीं होगा, उसका इंटीग्रेशन वो नहीं करेंगे। तो इसलिए चर्चा में था। तो TRIESC यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स, ये स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के इस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेटा को एक जगह दिखाने का काम करता है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में क्लियर कर दिया कि इसमें जो AI एनालिटिक्स है या फिर जो नेशनल हेल्थ डेटाबेस है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। तो TRIESC के द्वारा इसको डेवलप करा गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ग्लोब कैस 9 CRISPR प्रोटीन दैट ग्लोज ड्यूरिंग जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के दौरान चमकने वाले इस CRISPR प्रोटीन ग्लो कैस9 को किस संस्था ने विकसित किया है? तो इस प्रकार की साइंस एंड डेवलपमेंट से आपकी न्यूज़ बनती है। तो ये जो ग्लूकेस 9 है ना, ये एक ग्लोइन CRISPR प्रोटीन है, जो जीन एडिटिंग के दौरान लाइट को इमिट करता है। तो इससे जो साइंटिस्ट है ना, वो रियल टाइम जो जीन एडिटिंग होती है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, बिना सेल को डैमेज किए। तो ये उस प्रकार से एक बड़ी एक अचीवमेंट थी। तो इसको कहाँ पर डेवलप करा गया? इसको कोलकाता के अंदर डेवलप करा गया, बोस इंस्टीट्यूट में। तो ये एक अच्छा इवेंट बन जाता है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है कैस 9, प्लस उसमें ये क्या कर रहे हैं, बायो ल्यूमिनिसेंट ल्यूसीफेरस को यूज कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है, अ रेयर माइग्रेटेड पालास गल बर्ड वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट। दुर्लभ प्रवासी पैलेस गल पक्षी हाल ही में किस राज्य के अंदर देखा गया? इसकी आप फोटो जरूर देखिएगा गूगल वगैरह पे। नाम है इसका पालास गल, जिसे ग्रेट ब्लैक हेडेड गल के भी नाम से जाना जाता है। इसको लगभग 10 साल के बाद झारखंड की एक ना बर्ड सेंचुरी है, उसका भी नाम याद रखना है। वो है उधवा बर्ड सेंचुरी। उधवा बर्ड सेंचुरी, इसको यहाँ पर स्पॉट करा गया है। ठीक है। इसको दोबारा देखा गया है। तो ये जो एक प्रकार से साइटनिंग है, वो झारखंड के वेटलैंड इकोसिस्टम की रिचनेस को बहुत ज्यादा शो करती है। तो कल को अगर आपसे पूछ लें कि उधवा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो झारखंड आप याद रख सकते हैं। और ये किस लिए चर्चा में थी? क्योंकि पालास गुल बर्ड को यहाँ पर स्पॉट किया गया है। ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट है, NFHM विच इज नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? चर्चा में क्यों है? तो गवर्नमेंट ने लोकसभा में बताया कि ये जो NFHM है ना, इसके अंतर्गत लगभग 1500 फिल्म टाइटल्स को डेजिग्नेट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इंडिया के जो रिच फिल्म हेरिटेज है ना, उसको प्रिजर्व करना। ओके। हमसे पूछा है कि किसके अंतर्गत काम करता है या किसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? NFAI, जो कि पुणे बेस्ड है। व्हाट इज दिस NFAI? ये है आपका नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो ये हमें याद रखना है। मिशन का उद्देश्य यही है इसका कि भाई जो ओल्ड फिल्म्स हैं उसको रिस्टोर करा जाए, उनको प्रिजर्व करा जाए, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करी जाए फिल्म को कंजर्व करने के लिए, जो वेब बेस्ड IT सिस्टम है उसको स्मूथ बनाया जाए। तो ये हमसे एक चीज पूछी जा सकती है। मेवन विच इज द मास एटमोस्फियर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मेवन नामक इस मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चलाया गया या फिर किसकी ये परियोजना है? वह पहले तो ये याद रखेंगे कि नासा का है ये। ठीक है। तो नासा के जो मेवन स्पेसक्राफ्ट को 2024 में भेजा गया था, वो 2014 में भेजा गया था। वो 2014 से मार्स के ऑर्बिट में था। अब उसका जो कांटेक्ट है ना, वो टेम्पररी बेसिस पर लूज कर गया है। तो मेवन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये मार्स के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड के जो इंटरैक्शन है उनको स्टडी कर रहा था। नासा के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। कब लॉन्च करा गया था? इसको 2013 में करा गया था। 2014 से वो आपका ऑर्बिटिंग कर रहा था मार्स की। और एजेंसी कौन सी है? नासा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड
राइट टू एजुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट टू एजुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी करी गई है? ऐसी जो रिपोर्ट होती हैं यार, चर्चित होती हैं, तो पहले तो इसमें यूनेस्को का नाम याद रख लीजिएगा। हुआ क्या है, तो यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, और ये जो रिपोर्ट है ना, वो एजुकेशन प्रोग्रेस और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं वो दोनों को हाईलाइट करती है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था इसको मतलब जारी कर रही है। और इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए ना एक बेस कन्वेंशन का हवाला लिया जाता है। वो कन्वेंशन रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि 1960 की कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, उसको बेस कन्वेंशन आधार बनाकर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को सामने लाया जाता है, जहां पर जो प्राइमरी एजुकेशन का कंप्लीशन है उसका डेटा सामने रखा जाता है। जैसे इस बार 88% ग्लोबली प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीशन के रूप में रखा गया है। ये चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टर सन कैचर, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रोजेक्ट सन कैचर। तो पहले तो चर्चा में क्यों है, तो जो गूगल के सीईओ है उन्होंने इस प्रोजेक्ट सन कैचर को अनाउंस किया है, जिसमें स्पेस में जो सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स है ना, उनको बनाने का प्लान है, ठीक है, स्पेस के अंदर। तो इसका जो ग्लोबल लार्ज स्केल एआई प्रोसेसिंग है ना, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की इनकी कोशिश है। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी इसमें आपको गूगल याद रखनी है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट सन कैचर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये? तो जो अर्थ बेस्ड डेटा सेंटर्स होते हैं ना, उनका कार्बन जो फुटप्रिंट है वो कम होगा इससे। जो पावर आउटेज और केबल फेलियर से इसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। आउटर स्पेस जो ट्रिटी है 1967 के अंडर में, स्पेस किसी कंट्री का नहीं होता है, तो वहां पर भी ये काम करे जा सकता है। तो गूगल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए, ये कौन से राज्य के अंदर है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो हुआ क्या, रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पर लोकेटेड है? बिहार में, यहाँ से डियर के सर, उनके जो सींग होते हैं और एनिमल का जो फ्लैश है उसको सीज किया है, और उसके अलावा एक पोचर जो कि जानवरों का शिकार करता है उसको भी गिरफ्तार किया। तो इसलिए ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी। तो बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है, और बिहार का ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी कल को अगर पूछ ले किसी भी बिहार बेस्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एक जनजाति, एक ट्राइब का नाम दिया गया है चैचू। चैचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर स्टेट्स? तो चर्चा में क्यों है? जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने इस चैचू ट्राइब पर एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा। और ये जो चैचू ट्राइब है ना, इसका एक लॉर्ड नरसिम्हा से हम डिस्कशन जब करते हैं तो उनसे इनका एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया जाता है। तो यहाँ पर संबंधित राज्य पूछा था, तो आंध्र प्रदेश आपको इस चैचू ट्राइब से संबंधित याद रखना है, ठीक है। तो जो चैचू ट्राइब है ना, वो मेनली जो आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला वाला जंगल वाला एरिया है वहां पर रहती है, और वहां पर फूड गैदरिंग कम्युनिटी है। आंध्र प्रदेश में चैचू ट्राइब को आप पीवीटीजी में भी काउंट करते हैं। व्हाट इज दिस पीवीटीजी? ये है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका स्टेटस मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा के अंदर भी मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए आप मुख्यतः पूछ लेंगे कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये, तो आंध्र प्रदेश आंसर करेंगे। विच रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन रिनेम्ड एज पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना? इस ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करा गया है। बहुत ज्यादा चर्चित विषय था, पक्का आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, तो यूनियन कैबिनेट ने इस मनरेगा का नाम चेंज करने का डिसीजन लिया। अब इसका जो प्रपोजल दिया गया है वो क्या दिया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट 100 डेज के लिए तो पहले दिया जाता था, उसको बढ़ाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब 125 दिन कर दिया गया है। ये मतलब प्रपोजल दिया गया है। और इसमें जो मिनिमम डेज की
प्लानिंग ये कर रहे हैं वो 240 रुपए कर रहे हैं, ये मिनिमम डेज वेजिंग है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इंडिया की ये लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। उद्देश्य यही है कि जो रूरल लाइवलीहुड है और होम इनकम की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करी जाए। अच्छा, ये सवाल मिलेगा पक्का आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026? कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अगेन एक अच्छा सवाल है। तो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का पहला एडिशन इंडिया में होस्ट होने जा रहा है, तो इसलिए पहले तो आप आंसर यहाँ पर इंडिया को रख लेंगे। और इवेंट को आपका 2026 में 9 से 14 मार्च के बीच में कराया जाएगा, जहां पर 24 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। 16 आदमियों की टीम होगी यानी कि मेंस टीम, और 16 वुमेन्स टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, तो इससे पहले खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन पहला एडिशन इसका इंडिया के अंदर कराया जा रहा है, कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, बार हेडेड गूज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज नेटिव टू विच रीजन? जो बार हेडेड गूज है वो हाल ही में समाचारों में था, ये मुख्यतः रूप से किस क्षेत्र का निवासी है? तो एक स्पेशल स्टडी में इस बार हेडेड गूज को जीएसएम और जीपीएस ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रैक किया गया। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। अब ये जो बार हेडेड गूज है ना, ये दुनिया के हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है, जो कि लगभग 25,000 फीट से हिमालय क्रॉस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि बताइए कि किस रीजन के अंदर प्राइमरली इसको पाया जाता है। तो हिमालयन रीजन की बात करी तो मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन का हम इसमें आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? अगेन एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये एक ग्लोबल एआई वाइब्रेंट टूल 2025 जारी करा गया, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया में एआई के मामले में थर्ड रैंक पर है। तो रट लीजिएगा इसको। अब इंडिया से आगे कौन है? इंडिया से आगे फर्स्ट पे आप यूएसए को लिख लेना, और सेकंड पर आप चाइना को लिख लेना, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये जो रैंकिंग है ना आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी, ये 7 पिलर पर बेस्ड होती है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, वहां पर टैलेंट कैसा है, वहां की पॉलिसी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की जो रिस्पॉन्सिबल एआई है, वहां की इकोनॉमी और उनका जो पब्लिक ओपिनियन है वो कैसा है। तो टोटल 36 कंट्रीज को ओवरऑल इसमें रैंक दी गई है, जिसने इंडिया में इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एआई टैलेंट पूल की बात करी जाए, स्टार्टअप्स की बात करी जाए, या फिर पॉलिसी को सपोर्ट करने की बात करी जाए, तो इंडिया रहा है भाई इसमें थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट है, जोस एंटोनियो कास्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2025? जोस एंटोनियो कास्ट की हम बात कर रहे हैं, 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भाई ये चिली, चिली में इस जोस एंटोनियो कास्ट ने नए प्रेसिडेंट बनने का खिताब हासिल करा है। ये जो इलेक्शन है ना, वो राइट विंग पॉलिटिक्स की तरफ स्ट्रांग एक शिफ्ट माना गया इस चिली कंट्री के अंदर। एक बड़ा नाम है, रिपब्लिकन पार्टी के इनके लीडर है। बस इतना ही याद रखेंगे, एक नया इंटरनेशनल लीडर जब चुनकर आता है तो उससे रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। तो चिली, जोस एंटोनियो कास्ट। डेथ वैली नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड विच कंट्री? डेथ वैली नेशनल पार्क जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस देश के अंदर लोकेटेड है? तो ये बहुत ज्यादा चर्चित नेशनल पार्क रहता है। तो हुआ क्या, हैवी रेनफॉल के बाद यूएसए के इस डेथ वैली नेशनल पार्क में एक पुराना सूखा हुआ लेक जो था ना, वो दोबारा भर गया। और ये जगह नॉर्मली दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म और सूखी जगह में से आती है, तो ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है कि भाई बारिश हुई और वहां पर एक सूखी हुई लेक दोबारा भर गई। तो हमसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये डेथ वैली जो है वो है कहाँ पर? तो लोकेशन इसकी यूएसए के कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये भी अगर आप याद रख पाए। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ओके, तो ये टाइटल भी हमें याद रखना है। एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया वो कहाँ पर करा गया? वो उसी डेथ वैली के अंदर रिकॉर्ड करा गया। एक रिफ्ट वैली है ना, जो जियोलॉजिकल जो फॉल्टिंग होती है उससे बनी हुई है।
Which state government launched the Meri Yojana portal to make welfare scheme information easily accessible to citizens? नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसान बनाने के लिए मेरी योजना पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया है? एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और इस प्रकार की जो लॉन्चिंग होती हैं या ऐसे पोर्टल लॉन्च करे जाते हैं जहां पर जो वेलफेयर स्कीम है उनकी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेसिबल बना रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है ना। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इस मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य मैंने आपको बताया कि लोगों को सरकारी स्कीम की कंप्लीट और क्लियर जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए। तो इसको लॉन्च करा गया देहरादून के अंदर, जहां पर सेंट्रल और जो स्टेट स्कीम्स है दोनों को कवर करा जाएगा। तो इससे किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? जो डिजिटल गवर्नेंस है उस पर फोकस करा जा रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और एक ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस भी लाए जाने की कोशिश हो रही है। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल लॉन्च करा गया। Next है मोई रिवर that was recently seen in news due to cross-border cyber fraud activities forms a natural boundary between which two countries? मोई नदी जो हाल ही में सीमा पर साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण समाचार में थी, इन दो देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है, तो चर्चा में क्यों थी? मोई रिवर रिसेंटली न्यूज में थी जब गुजरात के कुछ युवा लोग, उनको म्यांमार में साइबर फ्रॉड के लिए फंसाया गया। तो इस रिवर से रिलेटेड हमसे पूछा जा सकता है, तो ये थाईलैंड और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। इससे रिलेटेड हमसे बात पूछी जाती है। अब आपने जब म्यांमार का नाम सुना है ना, तो म्यांमार के अंदर इस मुई रिवर का अलग नाम है। म्यांमार में इसको कहा जाता है टोंगे यिन रिवर। तो म्यांमार में इसको क्या कह रहे हैं? टोंगे इन टोंगे यिन रिवर। ठीक है। और मतलब इनके यहाँ पर एक रिवर है साल्वीन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है। किसकी? साल्वीन रिवर की। इसकी ये क्या है? सहायक नदी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के कारण ये स्मगलिंग करना और इलीगल जो क्रॉसिंग होती है उसके लिए काफी सेंसिटिव एरिया होता है। तो उन्होंने पूछा कि ये नेचुरल बाउंड्री का काम करती है कहाँ पर? तो थाईलैंड और म्यांमार के बीच में। नेक्स्ट है सीपीजी आरएएमएस, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एंड मॉनिटर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भाई ये सीपीजी आरएएमएस विच इज केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, इस संगठन के द्वारा इसको विकसित और इसकी निगरानी करी जाती है। तो चर्चा में क्यों है? इंडिया का ये जो सीपीजी आरएएमएस है, ये पिछले कुछ सालों में काफी इफेक्टिव रहा है। कैसे? भाई 2021 से अब तक जितने भी पेंडिंग ग्रीवेंसेस थे उसमें से लगभग 74% तक कम हो चुके हैं, और लगभग 24/7 ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर सिटीजन अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैंडल करता है इसको, और उसके अंतर्गत आपका DARPG विच इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसको आप यहाँ पर इन्वॉल्व देखते हैं। तो वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और उमंग ऐप भी है जिससे इसका एक्सेस मिल पाता है। तो ओवरऑल गोल यही है, एक फास्ट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस प्रोवाइड कराई जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है? चर्चा में क्यों है? कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर स्कीम जो टूरिज्म सेक्टर है ना, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। इसको कब स्टार्ट करा गया था? 2009-10 के अंदर इसको स्टार्ट करा गया था, और अब तक लगभग 6.5 लाख लोग इससे ट्रेन हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। फोकस क्या है? जो टूर गाइड होते हैं उनको हेल्प करना, उनको स्किल्ड बनाना, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को स्किल दे प्रोवाइड करना, स्किल्ड मैन पावर तैयार कराना, और बेटर टूरिज्म जो एक्सपीरियंस है उसके लिए काम करता है। व्हाट इज आर्टेमिसिनिन दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? बताइए भाई क्या चीज है जिसको हाल ही में
न्यूज़ में मेंशन्ड पाया गया। तो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में ना एक लाइफ सेविंग ड्रग है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एंटी मलेरियल ड्रग हो जाएगी, इसलिए चर्चा में थी। तो ये आर्टिमिशिया अनुआ एक करके ना एक वर्मवुड प्लांट होता है, उससे मिलती है, इसीलिए इसका नाम ये आर्टिमिसिनिन रखा गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि ये जो आपका एसीटी है, एसीटी मतलब जो आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है, वो आपका यूज करा जाए मलेरिया से बचने के लिए। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग है, नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में फंसते हैं ऐसे। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसी न किसी पेपर में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप शिखर धवन का नाम याद रखेंगे। तो इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च करा है, जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये जो बुक है ना, इसके साथ इसमें क्रिकेट के साथ साथ अपने माइंड सेट, अपने डिसिप्लिन और अपने लाइफ लेसन पर भी उन्होंने फोकस किया है। तो याद रखिएगा, ये ऐसे बुक्स वगैरह पूछ ली जाती हैं भाई। वेल्लोडे वर्ल्ड सेंचुरी की लोकेशन बताइए, कौन से राज्य के अंदर है? नाम क्या है? वेल्लोडे। अब चर्चा में क्यों है? ये तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है, और ये जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना, उनका फेवरेट स्पॉट होता है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर ये आपका लोकेटेड है। तो सितंबर दिसंबर में जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के टाइम में ना बर्ड्स आते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य इसका सही बन जाएगा। बर्ड सेंचुरी का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हेड फिश नेम्ड चन्ना भोई वॉज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? चन्ना भोई नामक एक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति भारत के किस राज्य के अंदर खोजी गई है? भाई ऐसे इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, तो रिसेंटली एक स्नेक हेड फिश की एक नई स्पीशी डिस्कवर हुई है, जिसका नाम है चन्ना भोई। और ये फिश मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है राई भोई। तो पहले तो मेघालय आंसर हो जाएगा, और मेघालय का राई भोई डिस्ट्रिक्ट के जो लीवरलोंग विलेज है, वहां पर पास में एक छोटी माउंटेन स्ट्रीम में इसको पाया गया है, और इस स्पीशीज का नाम भोई कम्युनिटी को ऑनर करके रखा गया है। तो हमसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मेघालय इसका आंसर हो जाता। HEP यानी कि अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लोकेशन बताइए कि कौन से कंट्री के अंदर है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना HEP किस देश के अंदर लोकेटेड है? तो SJVN के CMD ने इस अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है। तो अरुण 3 एक 900 मेगावाट कैपेसिटी का रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट है, जो कि अरुण रिवर कोशी बेसिन पर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो ये SJVN कंपनी है ना, इसके जो अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी है, वो डेवलप कर रही है, और होली ओन्ड सब्सिडरी है ये। तो नेपाल के अंदर ही बना रहे हैं, तो इसलिए आपका चर्चा में है। AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हुआ क्या है ना, जो इंडियन आर्मी है उनको लास्ट अपने 3 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, जिससे जो टोटल फ्लीट है इन हेलीकॉप्टर्स की वो बन गई है 6 हेलीकॉप्टर कंप्लीट हो गए। तो AH-64 अपाची दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, और ये हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप किए गए हैं, और राजस्थान के जोधपुर में इनको डिप्लॉय करा गया। तो किसने विकसित कराया भाई इनको? USA ने। ठीक है, नेक्स्ट है नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर चर्चा में क्यों है? कि साइंटिस्ट ने ना वार्निंग दी है कि जो नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उस पर लाइमस्टोन माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्रीज का बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सेंचुरी की लोकेशन हमसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये मेघालय के अंदर लोकेटेड है, ईस्ट जैंतिया हिल्स के अंदर। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, बन सकता है पेपर के अंदर। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथोपियाज हाईएस्ट ऑनर? इस देश के प्रधानमंत्री इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के नेता बन गए हैं। आप लोग सभी इसको जानते होंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। इसका नाम क्या है भाई? हो सकता है कल को इसका नाम पूछ लें। द ग्रेट ऑनर, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। इंडिया यूथोपिया रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको दिया गया है, और प्रधानमंत्री ये अवार्ड पहले वाले, जो पहले ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट बनते हैं इससे, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया गया। तो भाई ये चर्चा थी हमारे आज के इस दिसंबर वीक नंबर 3 की करंट अफेयर डिस्कशन की। इस क्लास की पीडीएफ मेरे इस एप्लीकेशन से आप लोग जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वहां पर आपको मेरे डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मिलेंगे, आप उनको भी एक्सेस कीजिएगा। दोनों बिल्कुल सेपरेट है, तो आप लोगों का करंट अफेयर का जो कलेक्शन है ना, वो बहुत बेटर बन जाएगा। बाकी इस एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 20 के प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस के कलेक्शन का भी एक कोर्स है, और भी मल्टीपल कोर्स हैं, आप उनको जरूर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे इस इंस्टाग्राम यूजर नेम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।